जनरल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, तो जनरल एनेस्थेटिक्स मतलब ये सेकंड चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो जनरल एनेस्थेटिक्स में हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा है, देन उसके बाद हम लोगों ने क्या स्टेजेस पढ़े, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन मतलब क्या होता है वो पढ़ा है, बेसल एनेस्थेशिया मतलब क्या होता है वो हम लोगों ने देखा है। उसके बाद मतलब टॉपिक होने के बाद आता है गिव रीजन। ये गिव रीजन जो रहता है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर 4 मार्क्स ईच रीजन रहता है। तो ये 4 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए ये रीजन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि गिव रीजन क्या है। अब क्यू रीजन मतलब क्यू रीजन रहते हैं फार्माकोलॉजी में, क्योंकि ये ड्रग देने के बाद कौन सी रिएक्शन होती है, वो ड्रग देने के बाद कौन से और टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं, या फिर ड्रग कॉम्बिनेशन के देने के बाद क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं, वाई का क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए फार्माकोलॉजी में क्यू रीजन रहते हैं। ठीक है, तो हर टॉपिक में आप लोगों को क्यू रीजन रहेंगे, और वो मैं आप लोगों को टॉपिक के हिसाब से भी लास्ट में आप लोगों को मैं समझा के देती जाऊंगी। तो पहला जो क्यू रीजन है वो है क्लोरोफॉर्म इज नॉट ए गुड एनाल्जेसिक एजेंट। क्लोरोफॉर्म ये जो ड्रग है ये जनरल एनेस्थेटिक के क्लासिफिकेशन में है। कौन से क्लास में, वो वोलेटाइल क्लास में है, और वोलेटाइल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेलेटरी एनेस्थेटिक्स बोलते हैं ना। वोलेटाइल जो सब्सटेंसेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनहेलेटरी एनेस्थेटिक्स बोलेंगे। अब इनहेलेटरी मतलब क्या होता है, हम लोग को किसके थ्रू दे रहे हैं, इनहेलेशन के थ्रू दे रहे हैं। तो ये जो क्लोरोफॉर्म जो है तो ये क्या है, एक गुड इज नॉट ए गुड एनाल्जेसिक एजेंट। अब एनाल्जेसिक मतलब क्या होता है, रिलीव दी पेन, है ना। जब एनास्थेशिया एजेंट दिया जाता है तो एनास्थेशिया क्यों देते हैं हम लोग, क्योंकि उसका पेन जो है वो रिलीव होना चाहिए, और वो ऑपरेशन या फिर कोई माइनर सर्जरी करनी है तो वो डॉक्टर मतलब कर सकते हैं, ताकि पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए और वो इजीली वो ऑपरेशन को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म ये जो ड्रग है ये क्लोरोफॉर्म आता है वोलेटाइल क्लास में, और ये इनहेलेटरी एजेंट है। मतलब ये ड्रग किससे दे रहे हैं, इनहेलेशन के थ्रू दे रहे हैं। आप लोगों को पता है इनहेलेशन के थ्रू जो नोज के थ्रू जो इनहेल करते हैं वो ड्रग। ठीक है, तो ये जो है ये इसका अगर हम लोग देखते हैं तो इसके जो टॉक्सिक इफेक्ट है, मेजर टॉक्सिक इफेक्ट ऑन वाइटल ऑर्गन्स लाइक द किडनी, लीवर, हार्ट एक्सेट्रा। अब क्लोरोफॉर्म जब देते हैं तो इसके मेजर टॉक्सिक इफेक्ट है। कहाँ पे मेजर टॉक्सिक इफेक्ट है, वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल मतलब क्या होता है, इसेंशियल ऑर्गन, जो हमारे बॉडी के इसेंशियल ऑर्गन्स है, जैसे किडनी है, लीवर है, हार्ट है एक्सेट्रा। तो इस पे वो क्या करता है, ये टॉक्सिक इफेक्ट दिखाता है। अब ये टॉक्सिक इफेक्ट दिखा रहा है क्यों, क्योंकि इसका जो डोज कैलकुलेशन है, यहाँ पे दिया है, इसका जो डोज कैलकुलेशन है वो इज डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि ये सब्सटेंस वोलेटाइल सब्सटेंस है, और वोलेटाइल सब्सटेंस है तो इसका जो डोज कैलकुलेशन है वो क्या है, डिफिकल्ट है। ठीक है, और डिफिकल्ट होने की वजह से क्या होता है कि डोज पता ही नहीं चलता और उसका कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते हैं। तो जब दे रहे इनहेलेशन के थ्रू तो कितना डोज अंदर जा रहा है तो वो भी क्या होता है, पता नहीं चलता है ठीक से। तो इसलिए उसके मेजर टॉक्सिक इफेक्ट है वाइटल ऑर्गन्स पे, किडनी, लीवर एंड हार्ट, एंड इसका वेरी लो मार्जिन ऑफ ए सेफ्टी, वेरी लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जो ड्रग है वो सेफ कम है बट उसके टॉक्सिक इफेक्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो टॉक्सिक इफेक्ट मेजर होने की वजह से क्लोरोफॉर्म इज नॉट ए गुड एनाल्जेसिक एजेंट विथ वेरी लो मार्जिन ऑफ ए सेफ्टी। ठीक है, तो इसलिए क्लोरोफॉर्म इज नॉट ए गुड एनाल्जेसिक एजेंट। ठीक है, तो ये उसके मेरे 2 पॉइंट आप लोगों को फ्लो चार्ट में आप लोगों को समझा के दिया है, ताकि आप लोगों को समझ सके। अब आप लोगों को अगर एग्जाम में अगर इसका आंसर लिखना है तो आप लोग सेंटेंस बना के पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आप लोगों को ये फ्लो चार्ट में बना के मतलब समझा के दिया है, इस टाइप में भी आप लोग पॉइंट के हिसाब से लिख सकते हैं। और ये जो फ्लो चार्ट से आप लोगों को इजीली समझ में आएगा कि उसका मतलब क्या मीनिंग होता है करके। ठीक है, देन सेकंड जो है वो सेकंड रीजन क्या है कि एट्रोपिन इज यूज इन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। अब हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा है कि जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि प्री एनेस्थेटिक्स मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि पेशेंट को अगर ऑपरेशन करने के लिए लेके जाना है तो उसमें एक घबराहट होती है, एक डर सा महसूस होने लगता है उसको, अभी ऑपरेशन है तो मैं उस सिचुएशन
एक घबराहट से आ जाती है पेशेंट में, और उस घबराहट की वजह से क्या होता है, मुंह में सिक्रीशन आना, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिक्रीशन आना, या फिर वोमिटिंग आना, है ना, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते। तो ये सिम्टम्स अगर पेशेंट के अंदर दिखाई दे तो आगे जाके उसको एनेस्थेसिया देना है ऑपरेशन थिएटर में, है ना, तो उसमें वो कॉम्प्लिकेशन नहीं आनी चाहिए। तो ताकि ये सिम्टम्स को क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या दे रहे हैं, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन दे रहे हैं। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में एट्रोपिन यूज कर रहे हैं। बट एट्रोपिन क्यों यूज करते हैं, मतलब क्यों यूज कर रहे हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के लिए, ठीक है। तो एट्रोपिन इज ए एंटी सिक्रीटरी ड्रग है, एंटी सिक्रीटरी ड्रग, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो वो पेशेंट घबरा जाता है कि अभी मेरा ऑपरेशन है करके, अब मैं कैसे करूँगा हैंडल। तो क्या होता है कि मुंह में सिक्रीशन आना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिक्रीशन आना, इस तरह का सिक्रीशन उसमें क्या होता है, कॉज होता है। तो वो सिक्रीशन को कम करना है तो हमें एट्रोपिन उसको देना ही पड़ेगा। एट्रोपिन के उसका सिक्रीशन हमें रिड्यूस करना है ना। तो वो क्या है, एट्रोपिन इज एंटी सिक्रीटरी एजेंट, एंटी मतलब अगेंस्ट एंड सिक्रीशन, ठीक है। तो सिक्रीशन के अगेंस्ट मतलब एंटी सिक्रीटरी एजेंट है एट्रोपिन। विथ ऑल्सो एंटीकोलिनर्जिक भी ड्रग है, विथ ऑल्सो एंटीकोलिन। अब एंटीकोलिनर्जिक मतलब क्या होता है कि इनहिबिटिंग द फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटिलीन कोलिन। अब एसिटिलीन कोलिन, तो वो किसका एक्शन इनहिबिट कर रहा है, एसिटिलीन कोलिन। अब ये एसिटिलीन कोलिन क्या है, ठीक है। तो ये एसिटिलीन कोलिन जो रहता है उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ACH भी लिखते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। अब हमारे बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम में आप लोगों को पता है, मतलब न्यूरॉन पता है, फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़े हैं। तो नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम के मतलब क्लासिफिकेशन भी फर्स्ट ईयर में हुआ है। तो उसमें पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्व है। अब ये जो एसिटिलीन कोलिन है, एक आप लोगों को बता दूं कि ये अगर सपोज ये न्यूरॉन है, ठीक है, और ये है पैरासिम्पैथेटिक। अब पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्व जो है वो हमारे बॉडी में एक दूसरे से कनेक्ट मतलब फैले हुए हैं। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये नर्व के एंडिंग जो रहते हैं वहाँ पे ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर रहता है ना, नर्व के एंडिंग में वहाँ पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप रहती है उसको बोलेंगे हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो साइनेप्स है, तो यहाँ पे रहता है एसिटिलीन कोलिन। क्या रहता है, एसिटिलीन कोलिन। एसिटिलीन कोलिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटिलीन कोलिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये एसिटिलीन कोलिन कहाँ से रिलीज होता है, ये जो बॉल लाइक एंडिंग में स्ट्रक्चर दिख रहा है वहाँ पे एसिटिलीन कोलिन स्टोर रहता है, और यहाँ पे क्या होता है, वो रिलीज होता है, ठीक है। अब रिलीज होने के बाद वो एक्शन देता है, सिक्रीशन की एक्शन देता है। क्या देता है, सिक्रीशन की एक्शन देता है, और भी अदर एक्शन देता है वो, जैसे ब्लड वेसल डायलेट होना या फिर कंस्ट्रिक्ट होना। तो इस तरह से हार्ट रेट जो है वो कम करना, तो इस तरह से एक्शन देता है। पर हमारे नॉर्मल बॉडी में एसिटिलीन कोलिन है, तो एसिटिलीन कोलिन के अपोजिट एड्रेनालिन रहता है, एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर रहता है। तो ये एसिटिलीन कोलिन, एड्रेनालिन, ये जो सभी न्यूरोट्रांसमीटर है वो बैलेंस रहते हैं। वो क्या रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, ठीक है। पर अगर किसी को कोई डिसीज हो जाता है या फिर एब्नॉर्मल कंडीशन है, तो उस टाइम में क्या होता है कि इसका जो सिक्रीशन है या फिर इसका रिलीज बढ़ता है या फिर कम हो जाता है। एड्रेनालिन, बाकी के न्यूरोट्रांसमीटर है एड्रेनालिन वगैरह, उसका सिक्रीशन बढ़ता है, कम होता है। तो ये सिक्रीशन कब आती है, जब कोई अगर एब्नॉर्मल पेशेंट है या फिर किसी को अगर डिसीज हुआ है, तो ये कंडीशन आती है। पर हमारे नॉर्मल बॉडी में अभी बॉडी में कुछ डिसीज नहीं है, कुछ एब्नॉर्मलिटी नहीं है, तो नॉर्मल इसमें क्या होता है, इसका बैलेंस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, सिम्टम्स दिखाई दे। कब सिम्टम्स दिखाई दे, उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने के पहले उसमें सिम्टम्स दिखाई दे, उसको सिक्रीशन हो रहा है ना, उसको क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है। तो वहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, एट्रोपिन दे रहे हैं। तो एट्रोपिन क्या है, एंटी सिक्रीटरी एजेंट है, ठीक है, और एंटीकोलिनर्जिक। अब एंटीकोलिनर्जिक में आप लोगों को एंटी मतलब अगेंस्ट, एंड कोलिनर्जिक मतलब क्या होता है कि एसिटिलीन कोलिन की एक्शन क्या करता है, वो कम रिड्यूस करता है, उसको बोलेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक ड्रग क्या कर रहा है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या कर रहा है,
इनहिबिटिंग फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ ए एसिटिलीन कोलिन की एक्शन कम कर रहा है और एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। और एसिटिलीन कोलिन क्या कर रहा है, सिक्रीशन को बढ़ा रहा है और हमें क्या करना है, सिक्रीशन को कम करना है, ताकि हम उसको, अगर सिक्रीशन कम करते हैं तो ताकि हम उसको ऑपरेशन थिएटर में इजीली उसको लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे उसको क्या देना है, एनास्थेसिया देना है। ठीक है, तो ये सिक्रीशन के लिए कॉम्प्लिकेशंस है वो वहाँ पे नहीं आने चाहिए करके। ठीक है, समझ में आया। तो एट्रोपिन एज ए एंटी सेक्रेटरी एजेंट है, ठीक है, और एट्रोपिन ये एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ ए वेरियस ऑर्गन, जहाँ जहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है और वहाँ पे वो क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। सिक्रीशन की वजह से क्या होता है, एक्सेसिव सिक्रीशन अगर हो गया पेशेंट के अंदर तो वो वोमिटिंग आ सकती है, और वोमिटिंग आते हुए रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, ब्लॉक भी हो सकता है या फिर सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन आगे जाके ऑपरेशन में नहीं आनी चाहिए करके हमें ये एट्रोपिन एज ए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन देना है उसको। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया। इसमें जो सेकंड पॉइंट अभी देखो कि अगर वहाँ पे इनहेलेशन, अगर पेशेंट को इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स अगर देना है, पेशेंट को इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स अगर देना है, तो इनहेलेशन जब एनेस्थेटिक देते हैं तो एक्सेसिव सिक्रीशन होता है पेशेंट के अंदर, तो वो एक्सेसिव सिक्रीशन नहीं होना चाहिए करके एट्रोपिन उसको पहले ही दिया जाता है, ताकि वो एक्सेसिव सिक्रीशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट्रोपिन एज ए एंटी सेक्रेटरी एजेंट है। ठीक है, तो सर्जिकल प्रोसीजर में उसको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए करके हम लोग उसको एट्रोपिन दे रहे हैं। ठीक है, तो देन थर्ड पॉइंट है कि इंट्रावेनस एनेस्थेसिया। अब इंट्रावेनस मतलब हम लोग कहाँ पे इंजेक्शन लगा रहे हैं, वेन में लगा रहे हैं, है ना, और वेन से वो डायरेक्ट कहाँ पे जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। तो इंट्रावेनस अगर एनेस्थेसिया अगर पेशेंट को दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक्साइटमेंट का होता है। तो एक्साइटमेंट मतलब क्या है, ये स्टेज 2 है एनेस्थेसिया की स्टेज 2 कौन सी है, एक्साइटमेंट मतलब डेलीरियम। तो इंट्रावेनस एनेस्थेसिया देने के बाद एक्साइटमेंट होता है ना, एक्साइटमेंट होता है कि अभी देखो, अभी इंट्रावेनस एनेस्थेसिया उसको दिया है और वो क्या घबरा जाता है कि अभी एनेस्थेसिया दिया है तो अभी कैसे होगा, क्या होगा, कैसे ऑपरेशन होगा आगे चलके, तो इस तरह से घबराहट होती है, उसमें एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, और एक्साइटमेंट बढ़ने की वजह से क्या होता है, सिक्रीशन भी बढ़ता है, सिक्रीशन के बढ़ने की वजह से वोमिटिंग जैसे लगता है, और वोमिटिंग अगर आ गई तो रेस्पिरेटरी कोलैप्स भी हो सकता है या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होने चाहिए, ये आप लोगों को जो मैंने 3 पॉइंट में जो बताया है, तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए करके एट्रोपिन उसको पहले ही दे देते, ताकि उसको जो ऑपरेशन उसका जो कर रहे हैं वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है, ये 2 रीजन है। अभी हम लोग 2 रीजन और पढ़ेंगे। तो ये रीजन, क्लोरोफॉर्म इज नॉट ए गुड एनाल्जेसिक एजेंट, व्हाई, ये आप लोगों को आंसर लिखना है उसका। एट्रोपिन इज यूज्ड एज इन ए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, ये लिखना है। और ये जो कोलिनर्जिक ड्रग है वो आगे हमें चैप्टर है उसका, तो मैं आप लोगों को उसको डिटेल में आप लोगों को बताया, बस आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है यहाँ पे कि एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रग है वो क्या करते हैं, इनहिबिट फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटिलीन कोलिन, जो यहाँ पे एसिटिलीन कोलिन क्या कर रहा है, सिक्रीशन को बढ़ा रहा है। ठीक है, समझ में आया, ये 2, ठीक है, ये 2 रीजन हो गए। तो रीजन हम लोगों ने देखे। अभी एक थर्ड जो रीजन है वो क्या है कि एट्रोपिन इज कंपल्सरी विथ ईथर। अब ये जो एट्रोपिन ड्रग जो है ये भी जनरल एनेस्थेटिक्स में आता है, और ये ईथर जो ड्रग है वो भी क्या आता है, जनरल एनेस्थेटिक्स में आता है। ठीक है, तो एट्रोपिन के साथ क्या दिया जाता है, मतलब एट्रोपिन इज कंपल्सरी विथ ईथर। ईथर जो है वो क्या आता है कि ईथर जो है वो जनरल एनेस्थेटिक्स एजेंट है, ये इनहेलेशन के थ्रू दिया जाता है ईथर। ओके, तो ये जो रहता है ये एट्रोपिन, अभी हम लोगों ने अभी 2 जो रीजन हुए उसमें हम लोगों ने अभी देखा है कि एट्रोपिन इज ए एंटी सेक्रेटरी एजेंट एंड एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है। ठीक है, तो ये जो एट्रोपिन है ये क्या है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, मतलब वो क्या कर रहा है, इनहिबिट द फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ ए एसिटिलीन कोलिन, एंड ये एंटी सेक्रेटरी भी एजेंट है। तो ईथर जो है वो क्या है, इनहेलेटरी एनेस्थेटिक्स है। ये ईथर क्या कर रहा है, देने के बाद इनहेलेशन के थ्रू हम लोग क्या दे रहे हैं, ईथर दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, कॉज एक्सेसिव सिक्रीशन कॉज कर रहा है, और एक्सेसिव सिक्रीशन की वजह से क्या हो रहा है, वोमिटिंग एंड रेस्पिरेटरी
अरेस्ट हो रहा है। तो एट्रोपिन ये जो है ये एज ए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन है। तो ये क्या कर रहा है, एट्रोपिन डिक्रीज द सिक्रीशन एंड प्रिवेंट द वोमिटिंग एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट। इसलिए एट्रोपिन क्या करते हैं हम लोग कि ईथर के साथ देते हैं, क्योंकि ईथर क्या कॉज कर रहा है, ईथर क्या कॉज कर रहा है, एक्सेसिव सिक्रीशन कॉज कर रहा है, ईथर क्या कर रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट कॉज कर रहा है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या दे रहे हैं हम लोग, एट्रोपिन दे रहे हैं। इसलिए एट्रोपिन ईथर के साथ कंपल्सरी है देना, ताकि ये जो सिक्रीशन हो रहा है, जो वोमिटिंग हो रहा है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो रहा है, उसको डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, देन है फोर्थ जो रीजन है वो है प्रोलॉन्ग सर्जिकल कैन नॉट बी अंडरटेकन विद नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड किस में आता है, जनरल एनेस्थेटिक्स में आता है। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो भी क्या करते हैं, एक गैसियस फॉर्म में, इसलिए उसको इनहेलेशन के थ्रू देंगे, इसलिए उसको बोलेंगे हम लोग इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स बोलेंगे। तो प्रोलॉन्ग सर्जरी अगर करनी है तो नाइट्रस ऑक्साइड हम लोग उसको प्रोलॉन्ग स्टेट में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये नाइट्रस ऑक्साइड इनहेलेशन के थ्रू दे रहे, इसलिए वो क्या करेगा, इंक्रीज सिक्रीशन करेगा, और इंक्रीज सिक्रीशन करते हैं, वो इंक्रीज अगर सिक्रीशन होता है तो वोमिटिंग भी होती है ना, और रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो रहा है, और वो वोमिटिंग हो रही है तब वो एक्साइटमेंट हो जाता है पेशेंट की, हाँ तो मुझे अभी वोमिटिंग आ रही है, अब मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, तो उसमें एक्साइटमेंट हो जाए। और एक्साइटमेंट ये जो है ये सेकंड स्टेज है। एक्साइटमेंट मतलब क्या होता है, डिलीरियम होता है। ठीक है, और देन जो स्टेज आते हैं वो क्या लेते हैं, वो सर्जिकल एनेस्थेसिया, जिससे यहाँ पे ऑपरेशन पेशेंट का करना है। तो पेशेंट के अंदर एक्साइटमेंट हो रही है और पेशेंट का भी ऑपरेशन भी करना है ना। तो इसीलिए क्या ये जो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट है वो किसकी वजह से कॉज हो रही है, नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से कॉज हो रही है, और अभी ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो टाइमिंग रहता है स्टेज ऑफ सेकंड एंड स्टेज ऑफ अभी थर्ड, क्योंकि स्टेज ऑफ सेकंड से अगर मतलब पेशेंट अगर स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट से या फिर स्टेज ऑफ सेकंड में अगर सफर हो रहा है पेशेंट, तो वो थर्ड स्टेज में जल्दी जाता है, वो थर्ड स्टेज में वो जल्दी जाता है। तो इसका जो शॉर्ट ड्यूरेशन जो रहता है वो कम रहता है। तो इसलिए हम लोग इसमें सिक्रीशन कम होने के लिए हम लोग मतलब एज ए प्री एनेस्थेटिक एजेंट नहीं दे सकते, क्योंकि स्टेज 2 के बाद कंटिन्यू स्टेज 3 आती है, तो इसलिए इसका वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है। तो इसलिए हम लोग उसको नाइट्रस ऑक्साइड को प्रोलॉन्ग स्टेट में मतलब प्रोलॉन्ग सर्जरी कैन नॉट बी अंडरटेकन विद ए नाइट्रस ऑक्साइड। समझ में आया, एक बार समझा के देखिए हम लोगों को कि नाइट्रस जो ऑक्साइड है ये इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज सिक्रीशन कर रहा है। अब आप लोग बोलेंगे कि इंक्रीज सिक्रीशन कर रहा है तो हम लोग एट्रोपिन क्यों नहीं दे रहे हैं, है ना। तो इंक्रीज सिक्रीशन ये हो के इंक्रीज सिक्रीशन कर रहा है मतलब वो स्टेज 2 में है, क्योंकि सिक्रीशन से कॉज होता है वोमिटिंग, है ना। वोमिटिंग के वक्त पेशेंट क्या होता है, एक्साइटमेंट हो जाता है, मतलब वो हो गई स्टेज 2, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, उसी को बोलेंगे हम लोग डेलीरियम। अब स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट के बाद स्टेज ऑफ 3, इसका जो ड्यूरेशन पीरियड जो रहता है वो शॉर्ट में रहता है, मतलब स्टेज 2 के बाद मतलब डायरेक्टली वो शॉर्ट ड्यूरेशन में वो स्टेज 3 में चला जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एट्रोपिन नहीं दे रहे उसको। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो प्रोलॉन्ग हम लोग यूज नहीं कर सकते इन्हें सर्जिकल। देन थर्ड जो है वो है हैलोजेन एंड साइक्लोप्रोपेन आर कॉस्टली एनेस्थेटिक्स। हैलोजेन एंड साइक्लोप्रोपेन आर कॉस्टली एनेस्थेटिक्स है। तो यहाँ पे देखो कि हैलोजेन एंड साइक्लोप्रोपेन ये इनहेलेशन के थ्रू दिया जाता है, ये एनेस्थेटिक एजेंट है हैलोजेन एंड साइक्लोप्रोपेन। तो ये कैसे दे रहे हैं, इनहेलेशन के थ्रू दे रहे हैं। तो इसका एक जब इनहेलेशन के थ्रू उसको पेशेंट के अंदर दिया जाता है या फिर एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, तो इसका एक स्पेशल एपरेटस आता है, और वो जो एपरेटस रहता है वो कॉस्टली रहता है। तो वो बहुत मतलब ये जो हैलोजेन एंड साइक्लोप्रोपेन है ये दोनों पुअर एनाल्जेसिक है एंड पुअर स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी है इसके अंदर, और इसका जो एपरेटस आता है वो कैसा आता है, कॉस्टली आता है, और दोनों को एक साथ ही दिया जाता है, दोनों को एक साथ ही दिया जाता है। इसीलिए क्या हुआ है कि ये दोनों जो है हैलोजेन एंड साइक्लोप्रोपेन आर कॉस्टली एनेस्थेटिक्स है। क्यों है, क्योंकि इसका एपरेटस क्या आता
कॉस्टली आता है और दोनों को एक साथ दिया जाता है ना। तो ये पुअर एनाल्जेसिक है और पुअर स्केलेटल मसल रिलैक्सन उसमें प्रॉपर्टी है। तो इसमें जो एडिशनल, ये दोनों को एडिशनल करके उसको फिर इनहेलेशन के थ्रू एज ए जनरल एनास्थेटिक्स करके यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 3 रीजन और इसके पहले जो है वो रहते 2 रीजन थे। तो ये जो रीजन से आप लोगों को करना है अच्छे से। इसका जो क्वेश्चंस रहते हैं जैसे कुछ मतलब जैसे ये है एट्रोपिन इज कंपल्सरी विद ईथर, ये विंटर, ये समर में विंटर में पूछा गया है। ये प्रोलॉन्ग सर्जिकल जो कैन नॉट अंडरटेकन विद नाइट्रस ऑक्साइड, ये विंटर में पूछा गया है, ये भी विंटर में पूछा गया है। तो ये 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को कैसे फ्लो चार्ट में निकाल के दिया है। तो फ्लो चार्ट पे आप लोगों को इजीली आप लोग इसमें से लर्न कर सकते हैं। आप लोग फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हैं आंसर, या फिर आप लोगों को अगर पैराग्राफ में लिखना है तो आप लोग पैराग्राफ में भी आंसर इसका कर सकते हैं। पर उसमें पॉइंट देना है आप लोगों को, ताकि जब चेक करते हैं तब पॉइंट में अगर आपका आंसर दिखता है तो एक सुटेबल आंसर दिखता है, आपको मार्क्स भी वो इजीली वहाँ पे आउट ऑफ दे सकते हैं। तो ये रीजन आप लोगों को एज ए फ्लो चार्ट में आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का जनरल एनास्थेटिक्स। यहाँ पे आप लोगों का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोकल एनास्थेटिक्स, मतलब इसी से कनेक्टेड है या फिर इसी से रिलेटेड है लोकल एनास्थेटिक्स, वो हम लोग नेक्स्ट इसमें हम लोग लेंगे। ठीक है, थैंक यू।